मैंने सबसे पहले एक बदबूदार सीवर में एक बड़ी मोटी और मजबूत लीच यानी जोंक की तलाश की और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसे एक ही बार में निगल लिया। वो मेरे गले में बुरी तरह छटपटा रही थी। मैंने अपनी उल्टी को दबाया और उसे जबरदस्ती अंदर धकेल दिया क्योंकि घामारे प्रलय अब बहुत जल्द आने वाला है। इस प्रलय के बाद हर किसी को उस आखिरी जानवर की पावर्स मिलेंगी जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में खाया होगा। किसी ने मगरमच्छ की चमड़ी वाली बेल्ट खाई तो वो 100 मीटर लंबे विशालकाय मगरमच्छ में बदल गया जो सब कुछ तबाह कर सकता है। किसी और ने फ्राइड चिकन के पंख खाए और उसने आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले फिनिक्स की शक्ति हासिल कर ली। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने एक सूखे चूहे का मांस खाया था और अंत में मैं एक ऐसे चूहे में बदल गया जिसे हर कोई मारना चाहता था। आखिर में एक अनजान खूंखार जानवर ने मुझे कुचलकर मार डाला। लेकिन अब जब मेरा रीबर्थ हुआ है तो मुझे इन्फिनिट डिवरिंग सिस्टम मिल चुका है। मैं जितना मजबूत शिकार निकलता हूं मुझे उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलती है। मेरे पिछले जीवन की ये म्यूटेटेड लीच जल्द ही एक ऐसे लालची राक्षस में बदल जाएगी जो सब कुछ खा जाएगा। अभी मैं शीशे को घूर रहा हूं। मेरे सामने एक डिब्बा है जिसके अंदर एक चमकीली लाल लीच है। उसका मोटा शरीर किसी लाल कीधे की तरह रेंग रहा है। उसे खाने से मेरी पावर्स और बढ़ जाएंगी। तो फिर मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूं? मैंने ठान लिया है, बस कर डालो। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और कांच के डिब्बे में हाथ डालकर उस खतरनाक लीच को पकड़ दहाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बुरी तरह छटपटा रही थी। वो न सिर्फ मेरे हाथ से छूटी बल्कि उसने मेरी उंगली पर काट भी लिया। डिब्बे में खून और भी गाढ़ा हो गया। फ्रेश खून देखते ही वो लीच बेहद अग्रेसिव हो गई। ये देखकर मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। मैंने झट से उस लीच को बाहर निकाला, उसे जोर से चबाया और सीधे अपने पेट में निगल लिया। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सफलतापूर्वक म्यूटेटेड लीच को निगल लिया है। जीन सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल था। नया सीक्वेंस प्राप्त हुआ है। देखते हैं ये क्या कर सकता है। ठीक उसके बाद मुझे अपनी उंगली में अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई। मैंने नीचे देखा तो पाया कि मेरी उंगली का जो बड़ा हिस्सा कटा था वो अनगिनत खून जैसे लाल धागों से ढका हुआ था। घाव को भरने में सिर्फ 2 सेकंड लगे और तुरंत ही नया मांस वापस उगाया। ये सच में ऑर्गन रिजनरेशन है। इसके अलावा मुझे अपने शरीर के अंदर पावर का एक जबरदस्त तूफान महसूस हुआ, जैसे मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए अनलिमिटेड एनर्जी आ गई हो। मैं शीशे के पास गया, एकदम शांत खड़ा हुआ और खुद को घूरने लगा। मैं फिर से हैरान रह गया। मेरी नॉर्मल हाइट लगभग 1.7 मीटर थी, लेकिन अब ये सीधे बढ़कर 1.9 मीटर हो गई थी। मेरे काले बाल अब लंबे और लाल हो गए थे। मेरी भूरी आंखें भी अब चमकदार लाल हो चुकी थी। अगर ध्यान से देखो तो वो थोड़ी डेमोनिक लग रही थी। अपने शरीर को ध्यान से चेक करने के बाद मैंने देखा कि मेरे दाहिने हाथ की हथेली पर एक एक्स्ट्रा मुंह बन गया है। ये किसी खाई जैसा दिखता है जो दर्जनों छोटे नुकीले दांतों से भरा हुआ है, बिल्कुल उस म्यूटेटेड लीच के जबड़े जैसा। ये दुश्मनों का खून सोख सकता है, लेकिन इससे मैं थोड़ा परेशान हो गया। अभी डार्कनेस और केओस शुरू भी नहीं हुआ है और मेरी ये हालत है। मैं इस रूप में बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, मेरे लंबे लाल बाल वापस नॉर्मल हो गए और मेरी हथेली पर बना वो मुंह भी गायब हो गया। ये देखकर मैं पूरी तरह चौंक गया। ये तो बहुत अमेजिंग है। डार्कनेस और केओस शुरू होने में अब 2 दिन से भी कम समय बचा है। मेरे पास अभी भी डिवोरिंग के 2 मौके बचे हैं। मुझे खुद को अपग्रेड करते रहना होगा। मुझे याद है दारू शहर में एक छिपा हुआ अमीर आदमी है जो एक रेयर इलेक्ट्रिक ईल कलेक्ट करता है। मुझे ये भी याद है कि अपोकैलिप्स के बाद ये रेयर इलेक्ट्रिक ईल एक म्यूटेटेड जानवर में बदल जाएगी जो भयानक बिजली छोड़ सकती है। अगर मैं जीन सीक्वेंस रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके इसे डिवोर कर लूं तो शायद मैं और भी शक्तिशाली एबिलिटीज अनलॉक कर पाऊं। लेकिन मेरी अभी की आइडेंटिटी के साथ उस अमीर आदमी से मिलना इंपॉसिबल है। किस्मत से उसकी एक बेटी है जो किंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मैं तैयार हुआ और सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ा। जल्द ही मैं यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान पार्क में पहुंचा। यान शियोटियन, ये अमीर लड़की अपनी पहचान छिपाने के लिए बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीती है। वो हर दिन क्लास के बाद यहाँ पैदल आती है और फिर अपनी कार से चली जाती है। जब मैं पार्क पहुंचा तो मैंने कुछ ही दूरी पर खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा। उस लड़की का ऑरा ही ऐसा था जिससे लोग उससे दूर रहना चाहते थे। ठीक उसी वक्त दूर से एक रोल्स रॉयस कार आई। 3 बॉडीगार्ड्स कार से उतरे और पूरी रिस्पेक्ट के साथ कार का दरवाजा खोला। ये देखकर कि यान शियोटियन कार में बैठकर जाने ही वाली है, मैं सीधा कोने से बाहर निकला। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और बॉडीगार्ड से एकदम शांत आवाज में बोला, मैं उस खूबसूरत लड़की के लिए आया हूँ। नहीं रुको, ये एक किडनैपिंग है। यान शियोटियन ने ये सब देखा लेकिन उसका चेहरा एकदम शांत रहा। वो बोली, लगता है तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो। आखिर ये तीनों बॉडीगार्ड्स प्रोफेशनल एक्स मिलिट्री वाले हैं। यान शियोटियन का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए उन्हें बहुत सारे मुश्किल टेस्ट पास करने पड़ते हैं। चीफ बॉडीगार्ड बिना कुछ कहे सीधा मेरी तरफ दौड़ा। मैंने बस एक हल्का सा मुक्का मारा। उस बॉडीगार्ड का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। उसने एक चीख तक नहीं निकाली और 5 मीटर दूर एक टेढ़े पेड़ से टकराकर सीधा बेहोश हो गया। यान शियोटियन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। बाकी दोनों बॉडीगार्ड्स जो हमला करने वाले थे वो भी पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। ये सब क्या हो रहा है? एक ही मुक्के से किसी को 5 मीटर दूर फेंक दिया। क्या ये सच में कोई इंसान है? मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई। मैंने अपनी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाने की उम्मीद नहीं की थी। फिर मैं खुद ही उस रोल्स रॉयस के पास गया और उसे एक हल्की सी लात मारी। एक जोरदार आवाज आई। हैंड ब्रेक लगी हुई वो भारी रोल्स रॉयस तुरंत 3 मीटर से ज्यादा दूर जा गिरी। उसका पूरा साइड का दरवाजा बुरी तरह से पिचक गया था। उसमें एक गहरा गड्ढा पड़ी एच गया था। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। यान शियोटियन इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया था, जबकि दोनों बॉडीगार्ड्स डर के मारे जमीन पर गिर पड़े थे। मैंने उन दोनों बॉडीगार्ड्स को इग्नोर किया और सीधा यान शियोटियन के पास गया। उसने घबराकर पूछा, क्या तुम्हें मेरा पैसा चाहिए या मैंने कहा, अपने पापा यान नांजी को कॉल करो, उनसे कहो कि वो यहाँ वो रेयर इलेक्ट्रिक ईल लेकर आए जो वो कलेक्ट करते हैं। पहले हम ईल लेंगे फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। यान शियोटियन के माथे पर सिकुड़न आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इस आदमी ने मुझे किडनैप करने के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली सिर्फ मेरे पापा के कलेक्शन से वो रेयर इलेक्ट्रिक ईल लेने के लिए। लेकिन अभी हालात बहुत नाजुक थे। उसने अपना फोन निकाला और अपने पापा को कॉल किया। उसने अपनी सिचुएशन और मेरी डिमांड के बारे में शॉर्ट में बता दिया। उसी वक्त तियानशिंग ग्रुप के मीटिंग रूम में एक गंभीर दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने कॉल उठाया। वो तुरंत ऐसे टेंस हो गया जैसे किसी बहुत बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। ये बहुत बड़ी जरूरत है। दारू शहर में किसी की हिम्मत कैसे हुई यान नांजी की बेटी पर हाथ उठाने की? उसने तुरंत आदेश दिया, आर्मी को इन्फॉर्म करो, उन्हें कहो कि वो अपने बेस्ट कमांडोज को बैकअप के लिए भेजें अभी के अभी। दारू शहर की टॉप मेडिकल टीम को भी बुलाओ। किसी भी इमरजेंसी के लिए उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट के साथ तैयार रखो। मैं अभी आ रहा हूँ। ये सारी अरेंजमेंट्स करने के बाद यान नांजी ने अपने ड्राइवर को पहले घर जाकर उस रेयर इलेक्ट्रिक ईल को लाने के लिए कहा। इधर यान शियोटियन ने मुझसे कहा, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मेरे पापा आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। मैंने सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, 2 दिनों में इस दुनिया पर एक भयानक ऑनरोरा छा जाएगा। पृथ्वी के सभी जीव म्यूटेट होकर खूंखार जानवरों में बदल जाएंगे। तब तक ये पूरा वर्ल्ड सिस्टम खत्म हो जाएगा और समाज एक भयानक केओस में डूब जाएगा। वो इलेक्ट्रिक ईल भी एक खूंखार म्यूटेटेड जानवर में बदल जाएगी। अगर तुम उससे छुटकारा नहीं पाते तो तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत खौफनाक मौत मरेगा। मानो या ना मानो, मैं इस ईल को फ्री में नहीं ले रहा। बदले में मैंने तुम्हें ये लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन पहले ही बता दी है। ये हमारे लिए एक अच्छी डील है। यान शियोटियन को ये सब किसी पागलपन जैसा लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसे घूरती रही जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। उसने ना में अपना सिर हिलाया। मैंने फालतू बात करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। मैंने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ पर एक गहरा कट लगाया। खून बहने लगा, लेकिन तभी मेरी उंगलियों पर खून के लाल धागे दिखाई दिए और पलक झपकते ही मेरी उंगलियां वापस पूरी तरह नॉर्मल हो गईं। दूर से देख रहे दोनों बॉडीगार्ड्स का दिमाग
दिमाग सन्न रह गया। यान शियोटियन भी वहीं चौंक गई। तुम्हारे परिवार का बिजनेस पूरे दारू शहर में फैला हुआ है। डार्कनेस और केओस आने के बाद हर तरह की सप्लाईज बहुत रेयर हो जाएंगी। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। मैं तुम्हें सर्वाइव करने में मदद करूंगा। यहाँ तक कि सोल बीस्ट वॉरियर्स को भी खाने पीने की जरूरत होती है और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। ऐसे समय में अकेले लड़ना कभी भी बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। इस केओस से भरी दुनिया में एलाइज बनाना बहुत जरूरी है। यान परिवार डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। कोऑपरेशन से सबका फायदा है। मैं समझ गई। मैं अपने पापा को ये सब बताऊंगी और उनसे इस बारे में ठीक से डिस्कस करूंगी। मैं तुम्हें जल्द से जल्द जवाब दूंगी। ठीक उसी वक्त दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। कई आर्मर्ड व्हीकल्स वहां आकर रुक गईं। एक अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी से उतरा और आगे बढ़ा। जब उसने बुरी तरह डैमेज हुई रोल्स रॉयस देखी तो यान नांजी का दिल बैठ गया। लेकिन जब उसने अपनी बेटी यान शियोटियन को सेफ देखा तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली। मैंने पूरी तरह से हथियारों से लैस मिलिट्री ऑफिसर्स पर एक नजर डाली। मैं हल्का सा मुस्कुराया और यान नांजी से एकदम कैजुअली बोला, जैसे मुझे जरा भी परवाह ना हो। बॉस यान, आप वही लाए हैं जो मैंने मांगा था, है ना? ये सुनकर यान नांजी पूरी तरह हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी को किडनैप करने वाला कोई इतना जवान लड़का होगा। ये रहा जो तुमने मांगा था। इतना कहकर यान नांजी ने सूटकेस मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने सूटकेस पकड़ा और उसे खोला। अंदर एक पूरी तरह से नीली इलेक्ट्रिक ईल थी। उससे समंदर की एक घिनौनी बदबू आ रही थी। बिना किसी हेजिटेशन के मैंने उस इलेक्ट्रिक ईल को उठाया और उसे चबाकर खाने लगा। यान नांजी ये देखकर पूरी तरह से सुन्न रह गया। ये सब क्या हो रहा है? सारे सैनिक भी हैरान रह गए। क्या उनका सामना किसी पागल इंसान से हो गया है? उस इलेक्ट्रिक ईल को खाने के बाद मेरी स्किन से सचमुच बिजली के करंट निकलने लगे। यान नांजी ने यह नजारा देखकर गहरी सांस ली। आपको पता होना चाहिए कि ये ईल इतनी तेज बिजली छोड़ सकती है कि एक मीडियम साइज के खूंखार कुत्ते की भी जान ले ले। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सफलतापूर्वक रेयर इलेक्ट्रिक ईल को निकल लिया है। जीन सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल रहा। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। मेरे छोटे काले बाल तुरंत लंबे लाल बालों में बदल गए। मेरी आंखें भी फिर से चमकदार लाल हो गईं। मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ाई और सीधे खून का एक गोला बनाया। वो ब्लड स्फीयर हवा में फट गया। जैसे ही वहां मौजूद मिलिट्री ऑफिसर्स ने उस खून की बूंदों को छुआ, उन्हें तुरंत अपने शरीर में एक तेज बिजली का झटका लगा। वो सीधे जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। केवल यान शियोटियन और यान नांजी पूरी तरह से सेफ थे। मैंने उन पिता पुत्री की तरफ एक नजर डाली और फिर चुपचाप रात के अंधेरे में गायब हो गया। डार्कनेस और केओस शुरू होने में अब एक दिन से भी कम समय बचा है। मेरे पास डिवॉर करने का एक आखिरी मौका बचा है। मुझे केओस शुरू होने से पहले अपना टारगेट पूरा करना होगा। ठीक इसी वक्त मुझे अचानक याद आया, दारू शहर के जू में एक स्पेशल बाज है। उसके पंख लोहे की तरह सख्त हैं और वो बेहद तीखी आवाज निकाल सकती है। मेरे पास अब ब्लड आर्मर है। मैं थंडर और लाइटनिंग की पावर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। बस मेरे पास उड़ने का कोई तरीका नहीं है। अगली सुबह जल्दी ही मैं दारू शहर के नंबर 1 जू की तरफ निकल पड़ा और उस खास बाज के पिंजरे के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि वो बाज पहले ही म्यूटेट हो चुका था। उसके काले पंख तेज धार वाले ब्लेड्स की तरह लग रहे थे जो एक भयानक ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल किसी जहरीले सांप की तरह खड़ी और खतरनाक थीं। इस वक्त वो बाज अपनी तेज चोंच से लोहे के पिंजरे पर बेतहाशा वार कर रहा था और एक ही पल में वो पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आया और सीधा मेरी तरफ उड़ा। ये देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन मेरी पावर्स की वजह से उस बाज की मूवमेंट्स मुझे एकदम स्लो मोशन में दिख रही थी। पलक झपकते ही मैंने एक हाथ से उस बाज की गर्दन पकड़ डज ली और अपने नुकीले दांतों से उसे बेतहाशा काटने लगा। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सफलतापूर्वक म्यूटेटेड ईगल को निगल लिया है। जीन सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल रहा। तभी मेरे मन में एक विचार आया और अचानक मेरी पीठ पर 6 मीटर चौड़े विशाल काले पंखों का एक जोड़ा निकल आया। मैं तुरंत हवा में ऊपर उठ गया और आसमान की तरफ तेजी से उड़ने लगा। अचानक मेरा फोन बज उठा। दूसरी तरफ से यान शियोटियन की घबराई हुई आवाज आई, मोबे, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। कई इंसानों जैसे दिखने वाले राक्षस यहाँ घुस आए हैं। क्या तुम आ सकते हो? यान शियोटियन की आवाज कांप रही थी। वो साफ तौर पर डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कह दिया। यान शियोटियन की दी हुई लोकेशन को फॉलो करते हुए मैं जल्द ही एक फूड वेयरहाउस के पास पहुंच गया। उस वेयरहाउस में भारी मात्रा में सप्लाईज रखी हुई थी। उनमें से ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड था जिसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता था। 2 भयानक चेहरों वाले लोग ये सब देखकर खुशी से झूम रहे थे। बड्डे भाई, आप सच में बहुत चालाक हो। हमने इस वेयरहाउस पर कब्जा कर लिया है। हाँ, अब हमें फ्यूचर में खाने की कोई चिंता नहीं होगी। सुअर जैसी नाक और पूरे शरीर पर चर्बी लपेटे एक आदमी जोर से हंसा। उसके बगल में खड़ा 3 मीटर लंबा एक और आदमी भी उसके साथ हंसने लगा। हमें सच में जानवरों में बदलने की सुपर पावर मिल गई है। हम सचमुच बहुत लकी हैं कि हमें ये आशीर्वाद मिला है। अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना कहकर बैल के सींग वाला वो आदमी चमकती आंखों से यान शियोटियन की तरफ बढ़ा। उसने अपने हाथ रगड़ दिए और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, ये लड़ेज की तो कमाल की है। हे, बिल्कुल सही कहा। सुअर की नाक वाला आदमी भी बुरी तरह हंस पड़ा। उनकी गंदी बातें सुनकर यान शियोटियन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। यान नांजी ने तुरंत यान शियोटियन को कसकर अपने पीछे खींच लिया। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि अचानक वेयरहाउस की छत में एक बहुत बड़ा छेद हो गया और मैं गिरते हुए किसी उल्का पिंड की तरह सीधा अंदर आ गया। मुझे देखकर यान शियोटियन ने राहत की एक लंबी सांस ली। मुझे अचानक एंट्री मारते देख बैल के सींग वाले और सुअर की नाक वाले आदमी ने गुस्से में मुझे घूरा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके अलावा किसी और को भी पावर्स मिली होंगी। बच्चे, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अपने काम से काम रखो, वरना मैं इन 2 लूजर्स पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाला था। मैंने सीधा उन्हें एक जोरदार थप्पड़ डॉज जड़ दिया। 2 तेज आवाजें गूंजी और तुरंत ही पूरा माहौल शांत हो गया। वहां मौजूद सारे मजदूर अपने सामने खड़े उन दोनों राक्षसों को जमीन पर गिरे हुए खाली निगाहों से घूर रहे थे। किसे पता था कि मैं उन्हें सिर्फ एक थप्पड़ दियत से ढेर कर दूंगा। फिर मैं यान नांजी और उसकी बेटी के पास गया। यान नांजी ने यान शियोटियन को अभी भी अपनी पीठ के पीछे छिपा रखा था। मैंने पूछा, पिछली बार मैंने जो ऑफर दिया था उसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? काफी देर तक हिचकिचाने के बाद यान नांजी बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि दोस्त मोबे, अगर हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट न करने का फैसला करें तो क्या तुम हमें खा जाओगे? मैंने कहा, मुझे इंसानों को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भयानक केओस बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अभी तुम्हारी क्या प्लानिंग है? ये सुनकर कि मैं इंसानों को नहीं खाता, सबने आखिरकार राहत की सांस ली। यान नांजी ने कहा, अगर तुम न होते दोस्त मोबे तो हम अब तक मारे जा चुके होते। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। यान नांजी ने मुझे देखा। उसकी नजरों में मैं किसी रक्षक की तरह था। मेरे जैसे मजबूत इंसान का साथ पाना उनके लिए डेफिनेटली बुरा नहीं था। डार्कनेस और केओस जल्द ही आने वाला है, तब तक सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा। अभी सबसे जरूरी है कि हम एक सेफ जगह ढूंढें जहां हम अपना बेस बना सकें। यान नांजी ने सुझाव दिया, मेरे विला की सिक्योरिटी बहुत हाई है और वो बेहतरीन मटेरियल से बना है। दोस्त मोबे, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो क्या तुम हमारे साथ वहां चलोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरे मन में भी यही चल रहा था। अब सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं है। डार्कनेस और केओस शुरू होने के बाद हर तरह की सप्लाईज रेयर हो जाएंगी। बाद के स्टेजेस में मौसम भी पूरी तरह बदल जाएगा। 10,000 साल जैसी खतरनाक कोल्ड वेव्स और 10 साल का सूखा एक के बाद एक आएंगे। ऐसे वक्त में एक सुरक्षित बेस का होना बहुत जरूरी है। इस बात पर अग्री होने के बाद मैंने कोने में डरे हुए मजदूरों की तरफ देखा। अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और जो रुकना चाहते हैं वो मेरे साथ आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये आने वाला केओस तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा क्रूर और खतरनाक होगा। अगर तुम मेरे साथ चलने का फैसला करते हो तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को बिना
किसी शर्त के मानना होगा। सबने एक साथ आवाज में जवाब दिया, हम समझ गए। ये देखकर मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर मैंने सभी को अपना सामान पैक करने और आगे बढ़ने के लिए कहा। 1 घंटे बाद मिड माउंटेन क्लाउड कोस्ट वाले विला में पिता और पुत्री सोफे पर बैठे बुरी तरह हाँफ रहे थे। दोस्त मोबे, क्या हमें और भी सप्लाईज इकट्ठी करनी चाहिए? आखिर यहाँ हमारे पास इतने सारे लोग हैं। मैंने कहा, बेशक हमें सप्लाईज की जरूरत तो है, लेकिन अभी करने के लिए कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फोरबिडन जोन नीचे उतरने वाला है। उस फोरबिडन जोन में मिलने वाले रिसोर्सेज इन आम सप्लाई से 100 गुना ज्यादा कीमती होते हैं। यान शियोटियन और यान नांजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि उन्हें फोरबिडन जोन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। यान शियोटियन ने पूछा, मोबे, तुमने पहले कहा था कि अगर हमने वो इलेक्ट्रिक हील नहीं ली होती तो डार्कनेस और कैओस शुरू होने के बाद हम सब एक भयानक मौत मारे जाते। क्या ये सच है? ये सुनकर यान नांजी भी तुरंत चौंक गया। काश हम भी तुम्हारी तरह होते दोस्त मोबे, और हमारे पास भी इतनी सुपर पावर होती। डार्कनेस और कैओस शुरू होने के बाद अर्थ पर एक ऑरोरा छा जाएगा। कुछ लोगों को उस ऑरोरा के आने से पहले खाए गए आखिरी जानवर की पावर्स में अवेकन होने का मौका मिलेगा, लेकिन ये कंप्लीटली रैंडम होता है। ये पूरा मैकेनिज्म समझाने के बाद यान नांजी और उसकी बेटी ने जरा भी हेजिटेशन नहीं दिखाया। उन्होंने तुरंत ढेर सारा मांस उबालना शुरू कर दिया। फिर मैंने उन्हें एक एक कटोरी लेकर खाने को कहा। दर्जनों जानवरों का मांस एक साथ उबाला गया था। बेशक उसका टेस्ट बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन सोल बीस्ट वॉरियर बनने के लिए उन पिता पुत्री ने जरा भी संकोच नहीं किया। यान शियोटियन ने एक्साइटमेंट से पूछा, क्या ये हो गया? हाँ, ये अब तैयार है। कल जब ऑरोरा इस दुनिया पर छा जाएगा तब तुम इसका रिजल्ट देखना। पहला फोरबिडन जोन कल नीचे उतरेगा, तब तुम लोग मेरे साथ चलोगे। वक्त तेजी से बीता और अगला दिन आ गया। गहरे अंधेरे ब्रह्मांड में अचानक एक अजीब सा हल्का नीला ऑरोरा दिखाई दिया और पलक झपकते ही बहुत तेज स्पीड से वो पूरी पृथ्वी पर छा गया। दुनिया पर प्रलय आ चुकी थी। डार्कनेस और केओस के उस ऑरोरा की रोशनी में पृथ्वी के कई जानवर म्यूटेट होकर खूंखार राक्षसों में बदल गए। कुछ आवारा कुत्तों का शरीर फटने लगा और उनका साइज 3 मीटर से भी ज्यादा बढ़ गया। उनकी आंखें खून की प्यास से चमक रही थीं। उन्होंने एक भयानक दहाड़ मारी और सीधे डॉग कैचिंग टीम पर हमला कर दिया। उन्हें बेरहमी से फाड़ डाला। इसी बीच विला में यान शियोटियन और उसके पिता, जो पूरी रात बेचैन थे, उन्हें भी अपने अंदर कुछ अजीब महसूस होने लगा। उनके शरीर अचानक ट्रांसफॉर्म होने लगे। यान शियोटियन सुनहरी रोशनी की एक लकीर में लिपट गई। उसके माथे पर एक सनफ्लावर का पैटर्न बन गया और उसके शरीर से गोल्डन एनर्जी निकलने लगी। वहीं यान नांजी की हाइट बढ़कर 3 मीटर हो गई। उसका नॉर्मल सा शरीर भारी मसल से भर गया और उसके माथे से 2 लंबे सींग निकल आए। यान नांजी खुशी से चिल्लाया, दोस्त मोबे, हमने सच में ये कर दिखाया। वाह, ये फीलिंग, ये अनलिमिटेड पावर। मेरा शरीर इतना हल्का महसूस हो रहा है जैसे पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में हो। डार्कनेस और केओस आ चुका है। पहला फोरबिडन जोन किसी भी वक्त प्रकट हो सकता है। अपनी टीम लो और मेरे साथ फोरबिडन जोन चलो। हमें खुद को और ताकतवर बनाने के लिए रिसोर्सेज की सख्त जरूरत है। जल्द ही हम एक बड़े ट्रक में सवार होकर निकल पड़े। 2.5 घंटे बाद हम फोरबिडन जोन के एंट्रेंस पर पहुंचे। यान नांजी पहले अपने आदमियों को रास्ता चेक करने के लिए भेजना चाहता था, लेकिन मैंने सीधा एक्सेलरेटर दबाया और हमारा ट्रक सीधे उस रहस्यमय भंवर में घुस गया। थोड़ी ही दूरी पर यान शियोटियन का एक दीवाना आशिक लिहुआन अपने कुछ लोगों के साथ ये सब देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी अजीब थे। उसने मन ही मन सोचा, वो लूजर मोबे यान यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लाड़की के साथ कैसे घूम रहा है, और वो सीधे उस रहस्यमय भंवर में अपनी गाड़ी चलाकर घुस गया। उसके बगल में बैठे एक आदमी ने अचानक पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? लिहुआन ने एक पल सोचा और बोला, बॉस ने हमें यहाँ पता लगाने के लिए भेजा है कि आखिर चल क्या रहा है। जब एक लूजर उस भंवर के अंदर जाने की हिम्मत कर सकता है तो हम किस बात से डर रहे हैं? हमारे पास तो पहले से ही सुपर पावर्स हैं। फोरबिडन जोन के अंदर घोर अंधेरा था और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। हमारे सिर के ठीक ऊपर खून जैसे एक लाल सूरज से भयानक लाल रोशनी निकल रही थी। ठीक उसी वक्त सामने के घने कोहरे से रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें सुनाई दी। ट्रक में बैठे सभी लोग तुरंत अलर्ट हो गए। यहाँ डार्क क्रिएचर्स मौजूद हैं। फोरबिडन जोन में आप इन्हें एलियंस या परग्रही प्राणी मान सकते हैं। मैंने एकदम शांति से ब्रेक पर पैर रखा, यान नांजी की तरफ देखा और कहा, बॉस यान, आप ड्राइव कीजिए, मैं आप सबके लिए रास्ता साफ करता हूँ। यान नांजी के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही मैं ट्रक से बाहर जमीन पर खड़े रहता था। अगले ही पल काले कोहरे से ढकी कई अजीब सी आकृतियां बाहर निकली। ये जीव पूरे 2 मीटर लंबे थे। हालांकि उनका आकार इंसानों जैसा था, लेकिन वो किसी भी एंगल से नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे थे। ये ठीक नहीं है दोस्त मोबे, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन इनकी गिनती बहुत ज्यादा है। मुझे बाहर आकर तुम्हारी मदद करनी होगी। शियोटियन, तुम ड्राइव करो। इतना कहकर यान नांजी ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन ठीक उसी पल एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। अचानक मैंने अपना हाथ उठाया और हवा में एक जोरदार थप्पड़ मारा। सामने खड़े वो 6 डार्क क्रीचर्स पल भर में चकनाचूर हो गए। खून की एक बूंद तक नहीं बची। यान नांजी दरवाजा खोलते खोलते बीच में ही बुत बनकर रह गया। हे भगवान, वो पूरी तरह से हैरान था। उन खूंखार डार्क क्रिएचर्स का क्या हुआ? नाम से तो वो बहुत ताकतवर लग रहे थे और वो सिर्फ एक थप्पड़ से ढेर हो गए। यान शियोटियन की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने मेरी पीठ को देखते हुए मुझे एक ही थप्पड़ में उन डार्क क्रीचर्स को मार गिराते देखा तो अनजाने में ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अपने सामने के डार्क क्रीचर्स को खत्म करने के बाद मैं वापस आगे बढ़ने लगा। पहले डंजन में डार्क क्रीचर्स आमतौर पर उतने शक्तिशाली नहीं होते, और तो और मैंने अपनी पावर्स इन जीवों से निपटने के लिए 3 दिन पहले ही अवेकन कर ली थी। मुझे तो अपने बीस्ट फॉर्म को इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। रास्ते में मुझे जितने भी डार्क क्रीचर्स मिले, चाहे उनकी गिनती कितनी भी हो, मैंने उन्हें बस एक ही थप्पड़ में चकनाचूर कर दिया। ट्रक के अंदर बैठे यान नांजी और उसकी बेटी मुझे डार्क क्रीचर्स को एक ही वार में मारते हुए देख रहे थे। पहले तो वो बेहद हैरान थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके थे। यान नांजी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने यान शियोटियन की तरफ देखा और बोला, मोबे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बच्ची? ये सुनकर यान शियोटियन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। डैड, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपना बॉयफ्रेंड बना सको। डैड, आप भी हमेशा, आपने खुद ही तो कहा था कि आप मेरी जल्दी डेटिंग करने के खिलाफ हैं। हाँ, मैं तुम्हारी जल्दी डेटिंग के खिलाफ था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मोबे एक ऐसा लड़की एज का है जिस पर मैं सच में भरोसा कर सकता हूँ। वो न केवल बेहद ताकतवर है, बल्कि बहुत समझदार भी है। उसमें जरा भी घमंड नहीं है और वो हर सिचुएशन को हैंडल करने में माहिर है। वो सच में एक बेहतरीन इंसान है। अगर ये लड़का मेरा दामाद बन जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। यान शियोटियन ने अपना सिर पकड़ लिया और बेहद हेल्पलेस महसूस करने लगी। ठीक उसी वक्त ट्रक के बहुत पीछे घने कोहरे में लिहुआन और उसके साथी ये सारा नजारा ध्यान से देख रहे थे। जब उन्होंने मुझे एक ही बार में उन डार्क क्रीचर्स को मारते हुए देखा तो वो सब अंदर तक कांप उठे। लिहुआन का गुस्से से बुरा हाल था। वो दांत किटकिटाते हुए बोला, वो कमीना, उसे भी सुपर पावर्स मिल गई हैं और वो तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। वो कमीना अब नहीं बचेगा। तभी उसके एक साथी ने डरे हुए स्वर में पूछा, तो अब हम क्या करें? लिहुआन ने एक गहरी सांस ली। वैसे भी ये लड़का कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर है तो एक इंसान ही। हर इंसान की एक लिमिट होती है। वो इस पूरे रास्ते अपनी एनर्जी खर्च करता आ रहा है। देर सवेर उसकी ताकत खत्म हो ही जाएगी। चलो अभी बस उसका पीछा करते हैं। जब तक उन्हें कोई कीमती चीज नहीं मिल जाती तब तक इंतजार करेंगे और फिर उसे छीन लेंगे। तब तक उसकी सारी ताकत भी खत्म हो चुकी होगी। हमारे पास अभी भी यहाँ 5 लोग हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम 5 मिलकर उसे हरा ना पाए, है ना? इस बीच मैं लगातार आगे का रास्ता साफ करता जा रहा था। डार्क क्रीचर्स के एक और ग्रुप को राख में मिलाने के बाद मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखा। मेरी सेंसेस अब आम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। मुझे बहुत पहले से पता था कि लिहुआन और उसका ग्रुप मेरे पीछे लगा हुआ है और मैं उनके घटिया प्लान्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। आधा घंटा
पलक झपकते ही बीत गया। मुझे खुद याद नहीं कि मैंने कितने डार्क क्रीचर्स को मार डाला। काश ये जीव म्यूटेटेड बीस्ट्स होते। बदकिस्मती से इन डार्क क्रीचर्स से क्रिस्टल कोर्स नहीं मिलते, वरना अब तक मेरे पास कई बार अपना लेवल बढ़ाने के लिए बहुत सारे कोर्स इकट्ठे हो गए होते। जल्द ही मेरे पीछे आ रहा ट्रक एक पत्थर के चबूतरे के पास आकर रुक गया। उस चबूतरे पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंशिएंट डिजाइन बने हुए थे और वो हल्की लाल रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे उसमें खुद की कोई जान हो। मुझे अचानक रुका हुआ देखकर यान शियाओटियन और उसके पिता ट्रक से नीचे उतर आए और उस ऊंचे चबूतरे की तरफ देखने लगे। वहां उन्हें बहुत सारी चमकदार काली धातु दिखाई दी, जिससे हल्की हल्की चमक निकल रही थी। जिंगंग, ये एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इसकी क्वालिटी और डेंसिटी पूरी पृथ्वी की किसी भी धातु से कहीं ज्यादा है। इसे वापस ले जाकर हम अपने विला को और भी मजबूत कर सकते हैं। ये सुनकर यान नानजी ने जरा भी देर नहीं की। उसने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला और मजदूरों को नीचे उतरकर वो सारा सामान लोड करने को कहा। भाई ली, वो काले रंग का ढेर कोई मामूली चीज नहीं लग रहा है, क्या हमें अब आगे बढ़ना चाहिए? कोहरे में छिपे ली हुआन के साथी ने कहा। ली हुआन भी यही सोच रहा था। उसने सिर हिलाया और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पास से एक जोरदार हंसी की आवाज गूंज उठी। 3 आदमी और 2 औरतें कोहरे से बाहर आईं और पूरी अकड़ के साथ बोले, शायद अब तुम्हारे पास जरा भी ताकत नहीं बची है ना? तुम हम पांचों को कभी हरा नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। उसके ऐसा कहते ही एक गोरे आदमी का शरीर अचानक गुब्बारे की तरफ फूलने लगा और वो 3 मीटर ऊंचे मांस के पहाड़ में बदल गया। उसका चेहरा बिल्कुल किसी जंगली सुअर जैसा हो गया था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। उसके हर एक कदम से जमीन पर भारी धमक की आवाज आ रही थी। खून जैसे लाल सूरज की रोशनी में वो सुअर जैसा सिर और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसका वो ऑरा सच में डराने वाला था। लेकिन ये सब देखकर मेरे चेहरे पर बस एक ठंडी मुस्कान आ गई। मेरी पीठ के पीछे अचानक काले पंख दिखाई दिए। एक पंख बिजली की तेज आवाज के साथ हवा में उड़ा और फिर बिजली कड़कने की भयानक आवाज गूंजी। बिजली के एक जोरदार झटके के बाद वो 3 मीटर ऊंचा मांस का पहाड़ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गोरे आदमी के बाकी साथी ये सब देखकर पूरी तरह से सुन्न रह गए। एक औरत जिसका हेयर स्टाइल बहुत अजीब था, उसने बिना कुछ सोचे सदमे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? डार्कनेस और कैओस अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। मैंने एक हल्की सी आह भरी। मैंने अभी सिर्फ एक ही कीड़े को मारा है। मेरे ऐसा कहते ही मेरी पीठ के पीछे वाले काले पंख धीरे से डर फदाए और कई और पंख हवा में तेजी से उड़ गए। बाकी बचे हुए लोगों को जानवर बनने और खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। उससे पहले ही उन्हें बिजली का एक भयानक झटका लगा और वो सब भी मारे गए। भाई ली, क्या हमें अभी भी आगे बढ़ना चाहिए? कोहरे में छिपे हुए बाकी लोगों की निगाहें ली हुआन पर टिक गईं। सब चुपके से ली हुआन की तरफ देखने लगे। ली हुआन की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई थी। वो सदमे से पूरी तरह जम चुका था। आगे बढ़ो? बकवास, क्या तुम लोग अंधे हो? देख नहीं सकते कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है? भागो, जल्दी करो और यहाँ से भागो। ली हुआन ने जैसे ही ये कहा, वो मुड़ा और बिना किसी झिझक के अपनी जान बचाकर भागने लगा। उसने पहले प्लान बनाया था कि वो मेरे थकने का इंतजार करेगा और जब मैं कमजोर हो जाऊंगा तब वो मुझे लूट लेगा। लेकिन किसे पता था कि मैं इतना खतरनाक निकलूंगा। इतने सारे डार्क क्रीचर्स को मारने के बाद भी मैं उसके साथियों को पलक झपकते ही मार सकता हूँ। हमें अभी भागना होगा। लेकिन जैसे ही ली हुआन ने भागने के लिए पहला कदम बढ़ाया, आसमान से एक पंख बिजली की तेजी से गिरा और सीधे उसके 3 मीटर आगे जमीन में जा धंसा। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? उस बर्फीली और खौफनाक आवाज को सुनकर ली हुआन और उसके साथी बुरी तरह कांप उठे। उन्हें ऐसा लगा जैसे खुद मौत उन्हें घूर रही हो और उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ ढह गई। ली हुआन ने डरते हुए अपनी गर्दन सिकोड़ी और धीरे से अपना सिर उठाया। आसमान में मैं अपने विशाल काले पंखों को पीछे फड़फड़ाता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डीमन लॉर्ड धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। मेरे विशाल काले पंखों के फड़फड़ाने से आसपास का सारा कोहरा भी उड़ गया। ली हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी आंखों में अब साफ दहशत नजर आ रही थी। धिक्कार है, मुझे भागना होगा। ठीक इसी वक्त यान शियाओटियन और बाकी लोग भी होश में आए। किसी ने हम पर छुपकर नजर रखी थी और वो सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं थे। मोबे को ये सब कैसे पता चला? यान नानजी भी हैरान था। हम सब सोल बीस्ट वॉरियर्स हैं, लेकिन हमने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया। उसने ये कैसे किया? क्या सच में अलग अलग सोल बीस्ट वॉरियर्स के बीच इतना बड़ा गैप होता है? उन्हें जो बात नहीं पता थी वो ये कि सोल बीस्ट वॉरियर्स के बीच सच में एक बड़ा फर्क होता है। लेकिन मैं उन सबसे बिल्कुल अलग हूँ। मेरे शरीर में इन पिता पुत्री से 2 ज्यादा जीन्स मौजूद हैं, इसीलिए मेरी सारी सेंसेस नॉर्मल वॉरियर्स से बहुत ज्यादा तेज हैं। बहुत तेज। मोबे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भी ये सुपर पावर मिल जाएगी। कांग्रेचुलेशंस यार। खैर, अब काफी देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है। हम फिर कभी मिलेंगे। मेरी तरफ से ट्रीट पक्की। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? मुझे ली हुआन की ये बकवास बहुत मजेदार लगी। मेरे रिबर्थ से पहले जब ये फोरबिडन जोन पहली बार प्रकट हुआ था, तब ली हुआन भी यहाँ आने वाले पहले लोगों में से एक था। इन जिनिंगंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके काओ मैंगलोंग ने एक बेहद मजबूत बेस बनाया था। बेस की उस सुपर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की वजह से ये आदमी सच में उस केओस के दौरान काफी लंबे समय तक ऐश कर पाया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिबर्थ के बाद ये सारी सिचुएशन फिर से रिपीट होगी। लेकिन इस बार ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स उस काओ मैंगलोंग के पास हरगिज नहीं पहुंचेंगे। मेरे पीछे लोग हैं भाई, काओ मेरे बॉस हैं, मैं अब उनके लिए काम करता हूं। ली हुआन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। बोलते बोलते उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, मेरे हाथ से एक पंख हवा में तेजी से उड़ा और पलक झपकते ही ली हुआन के माथे के आर पार हो गया। उसे कोई तेज दर्द महसूस नहीं हुआ, बस एक अजीब सा सुन्नपन लगा। जैसे ही वो पंख उसके माथे में घुसा, एक भयानक बिजली का झटका ली हुआन के पूरे शरीर में फैल गया। उसका शरीर बुरी तरह अकद-दाज गया और उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। ली हुआन को पल भर में मरते देख उसके बाकी साथी बुरी तरह घबरा गए। वो सब चीखते हुए भागने लगे, लेकिन मैं उन्हें कोई मौका नहीं देने वाला था। उसी पल मेरे कई पंख बिजली से चार्ज हुए और हवा में उड़ गए। ली हुआन की तरह उन्हें भी अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का मौका नहीं मिला और वो सब भी मारे गए। जमीन पर गिरे ली हुआन के फोन से एक कर्कश और गुस्से से भरी दहाड़ लगातार गूंज रही थी। ये काओ मैंगलोंग की आवाज थी। कौन मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कर रहा है? हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उसने सबकी दर्दनाक चीखें सुन ली थी। काओ मैंगलोंग को समझ आ गया था कि उसके लोग मारे जा चुके हैं। तुम कौन हो? मेरे लोगों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जो भी हो, तुम अब मारे जाओगे। मैं अभी भी बिल्कुल शांत था। काओ मैंगलोंग गुस्से से पागल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में मुक्के मार रहा हो। वो पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा था। तुम कहाँ रहते हो? मुझे अपना एड्रेस बताओ। कुछ पल की शांति के बाद मैंने अचानक बोलना शुरू किया। चूंकि अब बात बढ़ चुकी है तो हमें इसका हिसाब भी बराबर करना होगा। मैं 5 स्टार गार्डन के पास वाले अपार्टमेंट में हूँ। अगर हिम्मत है तो आ जाना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें मुझे जानबूझकर उकसाने की जरूरत नहीं है। मैं समय मिलते ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैंने ली हुआन के उस फोन को कुचलकर चकनाचूर कर दिया। फिर मैं यान शियाओटियन और बाकी लोगों के पास गया और सबको सारा सामान ट्रक में लोड करने को कहा। यान शियाओटियन और उसके पिता अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। उन्हें लगा था कि मैं उन्हें अपनी मदद के लिए फोरबिडन जोन में लाया हूं, लेकिन सच तो ये था कि मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें इस फोरबिडन जोन में सिर्फ इसलिए लाया हूं ताकि तुम खुद एक्सपीरियंस कर सको कि आने वाले कैओस में दुनिया कैसी होने वाली है। इस दुनिया में अपने दुश्मनों पर दया दिखाना खुद पर और अपने करीबियों पर जुल्म करने के बराबर है। उन पिता पुत्री के हैरान चेहरों को देखकर मैंने अचानक पूछा, मैंने उन सबको मार डाला, एक को भी नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत क्रूर इंसान हूं? यान शियाओटियन ने सिर हिलाया और बहुत सीरियसली बोली, उन्होंने पहले
हम पर हमला किया था। अगर हम कमजोर होते तो वो हमें भी नहीं छोड़ते। यान नानजी ने भी उसकी बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। जल्द ही वो सारा जिनिंगंग मटेरियल ट्रक पर लोड कर दिया गया। सब लोग वापस अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और हम उस फॉरबिडन जोन से बाहर निकल गए। वापसी के रास्ते में हमें कोई इंसान नहीं मिला, लेकिन बीच बीच में कोहरे में डार्क क्रीचर्स के कुछ ग्रुप जरूर दिखाई दे रहे थे। ये डार्क क्रीचर्स किसी गेम के छोटे मोटे दुश्मनों की तरह थे जो बार बार रिस्पॉन होते रहते हैं। मुझे उन सारे डार्क क्रीचर्स को एक ही थप्पड़ में मारते देख यान नानजी का भी खून खोलने लगा और उसने भी अपनी ताकत आजमाने की सोची। वो उलझने की पोजीशन में खड़ा हुआ। उसके शरीर की सारी मसल्स फूल गईं। उसका शरीर पल भर में 3 मीटर लंबा हो गया। उसने जो सूट पहना था वो उसके विशाल शरीर की वजह से तुरंत फट गया। फिर उसके माथे से 2 भारी भरकम बैल के सींग निकल आए। उसके शरीर में एक गर्म एनर्जी दौड़ गई। उसने अपना सिर नीचे किया और एक डार्क क्रीचर पर सीधा हमला कर दिया। बैल के वो नुकीले सींग डार्क क्रीचर के शरीर में जोर से लगे, लेकिन यान नानजी ये देखकर हैरान रह गया कि वो डार्क क्रीचर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। गुस्से में उसने उस डार्क क्रीचर के सिर पर एक मुक्का मारा। यान नानजी बहुत तेज था, लेकिन वो डार्क क्रीचर उससे भी ज्यादा तेज निकला। उस डार्क क्रीचर ने यान नानजी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ ढात जड़ दिया। यान नानजी पूरी तरह से सुन्न रह गया। ये नजारा देखकर ड्राइवर सीट पर बैठी यान शियाओटियन का मुंह खुला का कम बैल के सींग निकल आए। उसके शरीर में एक गर्म एनर्जी दौड़ गई। उसने अपना सिर नीचे किया और एक डार्क क्रीचर पर सीधा हमला कर दिया। बैल के वो नुकीले सींग डार्क क्रीचर के उसके माथे से 2 भारी भरकम बैल के सींग निकल आए। उसके शरीर में एक गर्म एनर्जी दौड़ गई। उसने अपना सिर नीचे किया और एक डार्क क्रीचर पर सीधा हमला कर दिया। बैल के वो नुकीले सींग डार्क क्रीचर के शरीर में जोर से लगे, लेकिन यान नानजी ये देखकर हैरान रह गया कि वो डार्क क्रीचर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। गुस्से में उसने उस डार्क क्रीचर के सिर पर एक मुक्का मारा। यान नानजी बहुत तेज था, लेकिन वो डार्क क्रीचर उससे भी ज्यादा तेज निकला। उस डार्क क्रीचर ने यान नानजी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ ढात जड़ दिया। यान नानजी पूरी तरह से सुन्न रह गया। ये नजारा देखकर ड्राइवर सीट पर बैठी यान शियाओटियन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसके अपने पिता को एक डार्क क्रीचर ने थप्पड़ मार दिया था। मुझे इस बात से जरा भी हैरानी नहीं हुई। यान नानजी एक अमीर आदमी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिताई है। उसे लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऊपर से वो अभी अभी एक सोल बीस्ट वॉरियर बना है और अभी तक अपनी शक्तियों को पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं सीखा है। मैं पहले यान नानजी की मदद करने और उन दोनों डार्क क्रीचर्स को खत्म करने के लिए आगे जाना चाहता था, लेकिन यान नानजी ने मुझे हाथ दिखाकर रोक दिया। अपनी मजबूत और भारी बॉडी के दम पर यान नानजी ने कई चोटें सही और आखिरकार बहुत मुश्किल से उन दोनों डार्क क्रीचर्स को मार गिराया। जब वो वापस गाड़ी में आया तो वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके शरीर पर कई गहरे घाव भी थे। उसकी आधी जान तो वैसे ही निकल चुकी थी। दोस्त मोबे, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। मुझे लगा था कि इन डार्क क्रीचर्स को मारना बहुत आसान होगा। तुम्हारे सामने खुद का मजाक बनवाने के लिए माफी चाहता हूँ, यान नानजी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उन डार्क क्रीचर्स की असली ताकत महसूस करने के बाद उसे समझ आ गया था कि मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। मैं अकेला 6 डार्क क्रीचर्स का एक साथ सामना कर सकता था और वो भी सिर्फ एक वार में उन्हें राख बना सकता था। मैं उसकी बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। जल्द ही हमारा ग्रुप आसानी से उस फॉरबिडन जोन से बाहर निकल गया और वापस विला की तरफ लौट आया। विला पहुंचते ही यान नानजी ने अपने मजदूरों को इंस्ट्रक्शंस दिए। सारा सामान उतारने और उस जिनिंगंग मटेरियल को इंस्टॉल करने का काम तेजी से शुरू हो गया। डार्कनेस और केओस शुरू हो चुका है। जितनी जल्दी हम उस जिनिंगंग मटेरियल का इस्तेमाल करके विला को एक मजबूत किले में बदल देंगे, हम उतने ही सेफ रहेंगे। हमें फॉरबिडन जोन से बहुत सारे रिसोर्सेज तो मिल गए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम बेसिक सप्लाईज भी इकट्ठी करें। यान नानजी ने सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ खाना ही नहीं, हमें हर तरह की सप्लाईज इकट्ठी करनी होगी। सिगरेट, टूल्स, टेंट्स वगैरह। हमारे पास जितनी ज्यादा सप्लाईज होंगी, सर्वाइवल उतना ही आसान होगा। यान नानजी एक पल के लिए सोचने लगा, फिर उसे मेरी बात समझ में आ गई। इस प्रलय में खाना बेशक सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन बाकी चीजों की वैल्यू भी कम नहीं है। जैसे कुछ जेलों में सिगरेट एक तरह की करेंसी का काम करती है। सिगरेट के दम पर आप पूरी जेल चला सकते हैं और अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। ये लॉजिक अब इस केओस में भी लागू होगा। दोस्त मोबे, तुम तो सच में बहुत आगे की सोचते हो, यान नानजी ने कहा। यान शियाओटियन बोली, मोबे, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने उसे मना नहीं किया। कुछ मजदूरों को साथ लेकर मैं और यान शियाओटियन वापस ट्रक में बैठे और निकल पड़े। उस बड़े ट्रक को दूर जाते देखकर यान नानजी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसे पता था कि अगर मेरे जैसी पावर का सपोर्ट ना होता तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड जमीन पर आ गिरता। विला से निकलने के बाद मैंने दारू शहर के सबसे बड़े सप्लाई वेयरहाउस की तरफ ट्रक मोड़ दिया। ये जगह असल में यान नानजी के तियानशेंग ग्रुप की ही है। शुरुआत में मैं यहीं से कुछ रिसोर्सेज लेना चाहता था, लेकिन ये जगह थोड़ी दूर थी और फॉरबिडन जोन पहले खुल गया था, इसलिए मैंने अपना प्लान बदल दिया। उम्मीद है कि अब तक बहुत ज्यादा देर ना हुई हो, लेकिन रास्ते में अचानक एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। एक भयानक सी दिखने वाली बूढ़ी औरत अचानक भागती हुई आई और सीधे मेरे ट्रक के सामने आकर लेट गई। उसने अपने पैर पकड़ रखे थे और ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। आह, तुमने मुझे टक्कर मार दी, सब लोग आकर देखो, तुमने मुझे कुचल दिया। अब तुम्हें हर्जाने के तौर पर मुझे अपना सारा सामान देना होगा। ड्राइवर सीट पर बैठी यान शियाओटियन घबरा गई। मोबे, क्या मुझे नीचे जाकर उसे देखना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने शांत आवाज में कहा। बस एक्सेलरेटर पर जोर से पैर रखो। ट्रक का इंजन जोर से दहाड़ा और वो भारी भरकम ट्रक सीधा उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ गया। बुरे लोगों से निपटने के लिए उनसे भी ज्यादा बुरा बनना पड़ रहता है। दुनिया खत्म होने वाली है और ये बुढ़िया अभी भी यहाँ लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। ये तो खुद ही अपनी मौत बुला रही है। इस छोटे से ड्रामा के बाद हम फाइनली उस गोदाम तक पहुंच गए। गोदाम के गेट
के बाहर मौजूद सिक्योरिटी कैबिन पूरी तरह खाली था। जो लोहे का भारी गेट पहले सील किया गया था वो भी बुरी तरह टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ताकत लगाकर उसे तोड़ा हो। यान शियाओटियन ने गंभीर आवाज में कहा, मोबे, कोई हमसे पहले ही यहाँ पहुंच चुका है। मैंने सिर हिलाया और यान शियाओटियन को लेकर गोदाम के अंदर चला गया। कभी तरह तरह के सामानों से भरी रहने वाली वो सारी अलमारियां अब बिल्कुल खाली थी। वो विशाल गोदाम लगभग पूरी तरह से लुट चुका था, लेकिन थोड़ी दूर आगे दो लोग अभी भी एक बड़ा शिपिंग कंटेनर उठाकर ले जा रहे थे। ये वही भारी कंटेनर था जो पोर्ट्स और डॉक्स पर देखा जाता है। कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी भारी चीज उठा ही नहीं सकता। इसे उठाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये दोनों लोग, एक आगे और एक पीछे, उस विशाल कंटेनर को सीधा अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे। साफ था कि वो दोनों कोई आम इंसान नहीं थे। वो बाहर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनकी नजर मुझ पर और यान शियाओटियन पर पड़ दी। वो दोनों एक पल के लिए जम गए। उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम वो बैकअप हो जिसे बॉस काओ ने मदद के लिए भेजा है? तुम्हारा मतलब काओ मेंगलोंग से है? मुझे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ क्या चल रहा है। क्या इत्तेफाक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मुझे काओ मेंगलोंग के गुंडों का सामना करना पड़ेगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस गोदाम का सारा सामान उसी ने चुराया है। जैसे ही मैंने काओ मेंगलोंग का पूरा नाम लिया, उन दोनों को तुरंत एहसास हो गया कि मैं उनके बॉस का आदमी नहीं हूँ। उन्होंने तुरंत वो भारी कंटेनर जमीन पर गिरा दिया। वो डिब्बा एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा और अगले ही पल वो दोनों अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए और लड़ने की पोजीशन में आ गए। आगे खड़े आदमी के कान जानवरों की तरह रोईशुदार हो गए और उसके मुंह से दो नुकीले दांत बाहर निकल आए। दूसरे आदमी का शरीर अचानक फूल गया और वो एक 3 मीटर ऊंचे मांस के पहाड़ में बदल गया। हमारे देश के लोग सुअर का मांस बहुत खाते हैं, इसलिए प्रलय के बाद ज्यादातर लोग सुअर की पावर्स वाले सोल बीस्ट वॉरियर्स में ट्रांसफॉर्म हुए। जैसे सामने खड़ा ये आदमी, इसकी डिफेंस पावर बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की और सीधा पूछा, मुझे बताओ काओ मेंगलोंग कहाँ है? हालांकि काओ मेंगलोंग ने फोन पर मुझे अपना एड्रेस बता दिया था, लेकिन फिर भी डबल चेक करने में कोई बुराई नहीं थी। हम बॉस काओ का पता जानना है, पहले मुझसे लड़ेज कर दिखा कमीने, मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। सुअर के रूप वाले उस सोल बीस्ट वॉरियर ने एक भयानक दहाड़ मारी और सीधा मेरी तरफ दौड़ा। हालांकि यान शियाओटियन ने पहले भी मेरी ताकत देखी थी, लेकिन इस सिचुएशन में वो थोड़ी घबरा गई। मैंने बस अपना सिर हिलाया। मेरी पीठ पर विशाल काले पंख दिखाई दिए। एक पंख बहुत तेज स्पीड से हवा को चीरता हुआ बाहर निकला और सीधा उस मांस के पहाड़दाच जैसे आदमी के शरीर के आर पार हो गया। उसके मोटे शरीर में भयानक बिजली के झटके लगने लगे और अगले ही पल वो मांस का पहाड़ एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और राख में बदल गया। ये सब करने के बाद मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दूसरे आदमी की तरफ देखा। अब बता काओ मेंगलोंग कहाँ है? मुझे मत मारो, मैं सब बताऊंगा, जो तुम पूछोगे सब बताऊंगा। उस आदमी की हालत खराब थी। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो चुकी थी और पूरे गोदाम में एक अजीब सी बदबू फैल गई। आखिर में किस तरह का राक्षस हूँ? बॉस काओ 5 स्टार गार्डन के बगल में शिंगयुन अपार्टमेंट के रूम नंबर 288 में है। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया, एक पंख तोड़ा और उसे लापरवाही से उसकी तरफ फेंक दिया। वो पंख किसी तीर की तरह हवा में उड़ा और सीधे उस आदमी की दोनों आंखों के बीच जा घुसा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपनी खुली आंखों के साथ वहीं ढेर हो गया। चलो 5 स्टार गार्डन चलते हैं। मैंने अपने काले पंख समेटे और यान शियाओटियन से कहा। यान शियाओटियन ने चुपचाप सिर हिलाया और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। उसे एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का बेहद ताकतवर है। जब तक वो मेरे साथ है, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यान शियाओटियन जानती थी कि हम सीधे काओ मेंगलोंग के इलाके में जा रहे हैं, लेकिन अब उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। हम दोनों गोदाम से निकले और वापस कार में बैठ गए। नेविगेशन सेट करने के बाद हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। किस्मत से ये अभी केओस का शुरुआती दौर था, इसलिए इंटरनेट और बाकी सिस्टम्स अभी भी नॉर्मल काम कर रहे थे। 5 स्टार गार्डन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। हम आधे घंटे से भी कम समय में वहाँ पहुंच गए। रास्ते में हमने देखा कि कई सुपरमार्केट और मॉल से घना काला धुआं निकल रहा था। बीच बीच में लड़ाई झगड़े की आवाजें भी आ रही थी, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी मेरा मेन टारगेट काओ मेंगलोंग था। मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी पार्क की, तभी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से लेदर जैकेट पहने और सिगार पीते हुए एक हट्टे कट्टे आदमी ने अपने कुछ साथियों के साथ बाहर कदम रखा। क्या तुम काओ मेंगलोंग हो? हाँ, तो तुम हो वो कमीने। काओ मेंगलोंग ने मेरी आवाज तुरंत पहचान ली। इस कमीने ने मेरे 5 आदमियों को मारा है। मुझे लगा था वो सिर्फ फोन पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सच में यहाँ आने की हिम्मत करेगा। और जिस तरह से ये यहाँ खड़ी डीडीए हैं, लगता है ये सिर्फ 2 ही लोग हैं, जबकि हम मेरे समेत 8 लोग हैं और हम सब सोल बीस्ट वॉरियर्स हैं। काओ मेंगलोंग जोर से चिल्लाया, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इस कमीने को जान से मार दो। जो भी इसे सबसे पहले मारेगा, मैं उसे इनाम में डिब्बा बंद बीफ के 3 बड़े डिब्बे दूंगा। जैसे ही काओ मेंगलोंग ने ये कहा, उसके पीछे खड़े गुंडों में अचानक जोश आ गया, जैसे उन्हें कोई एनर्जी ड्रिंक मिल गई हो। वो सब एक साथ चिल्लाने लगे। मेरी तरफ देखने वाली उनकी निगाहें खून की प्यासी हो गईं। बूम! वो सभी गुंडे एक ही साथ अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। उनके शरीर पर सुअर, कुत्ते, गाय और भेड़ जैसे जानवरों के लक्षण दिखाई देने लगे। यान शियाओटियन घबराते हुए बोली, मोबे, क्या हम सच में सेफ रहेंगे? हालांकि उसने पहले भी मेरी पावर्स देखी थी, लेकिन सामने खड़े वो सभी 8 लोग सोल बीस्ट वॉरियर्स थे और बीस्ट फॉर्म में आने के बाद उनका ऑनरा और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था।